सीएफटी का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आइसोमेरिज्म इनफैक्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, लेकिन आइसोमेरिज्म थोड़ा अलग टॉपिक है ना। वही वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी हमने किया है। सीएफटी का मुझे कुछ क्वेश्चन और कराने का मन है, लेकिन ठीक है। एक और आप देखोगे, एनसीईआरटी में तो कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में भी स्प्लिटिंग की बात हुई। इसको मैं एक होमवर्क देता हूँ, थोड़ा सोचना कि व्हेन फोर लिगैंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स एक्सिस, बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ही आ रहा है, तब स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा डी सबसेल का। तो स्क्वायर प्लेनर उसमें दिया हुआ है, जिहान नाम में दिया। हाँ, तो एक बार उसको पढ़ना है और थोड़ा सा सीएफटी में जगह छोड़ के स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग भी लिख के आना है, ठीक है। और उसके बाद जगह दो वीबीटी। करें बात। वीबी सीएफटी में हमने स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ा, टेट्राहेड्रल भी पढ़ा ना। एक और स्प्लिटिंग पढ़ के आना है, एनसीईआरटी और मॉड्यूल में कहीं है नहीं, लेकिन पढ़ लेना एक बार, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पता है उस केस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ना, वो ऐसा कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर ऐसे करके। जैसे टेट्राहेड्रल के केस में ये लिखा था, ऑक्टाहेड्रल के केस में ये लिखा था। तो आपको स्प्लिटिंग इन कौन सा कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको कर लो, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है? ट्राई करिए, देखिए अगर हो जाए अच्छे से तो। नाउ वीबीटी है क्या? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। वीबीटी जो है हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। व्हाट इज वीबीटी ऑल अबाउट? हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन। Hybrid in VBT we will find hybridization of central metal atom or ion in coordinate compound, in complex compounds। तो पहला पॉइंट यही लिख लेंगे, है ना। In this theory we will find hybridization of central metal atom or ion. In this theory we will find hybridization of central metal atom or ion. In this theory we will find hybridization of central metal atom or ion, है ना, in different complex compounds, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे सीएफटी में ही पहला लाइन क्या लिख दिया था याद करो, कि मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड 100% आयनिक है। तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा, इन दिस थ्योरी द मेटल लिगैंड बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी, है ना, सिग्मा कोऑर्डिनेट टाइप। इन दिस थ्योरी मेटल लिगैंड बॉन्ड is considered to be sigma coordinate type. Metal ligand bond considered to be sigma coordinate type, ठीक है। कंसिडर टू बी सिग्मा कोऑर्डिनेट टाइप। इसी में आगे लिखिए थोड़ा, या फुल स्टॉप, देयर इज सिग्मा बॉन्ड, देयर इज सिग्मा बॉन्ड there is sigma bond between fully filled orbital of ligand, there is sigma bond between fully filled orbital of ligand, fully filled fully filled orbital, हाँ, fully filled orbital of ligand and empty hybrid orbital of, and empty hybrid orbital of, and empty hybrid orbital of सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो थोड़ा सा इस लाइन से आइडिया लग गया होगा कि है क्या एग्जैक्टली
देखो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो लिगैंड का है वो कौन सा ऑर्बिटल में हमें नहीं पता, हो सकता है एटॉमिक में हो, हाइब्रिड में हो। जो लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हो सकता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो, या किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में हो, या किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो। बट जो मेटल का ऑर्बिटल होगा वो एम्प्टी होना चाहिए, और वो मेटल से बिलोंग करना चाहिए, और हाइब्रिड भी होना चाहिए। मेटल का ऑर्बिटल एटॉमिक फॉर्म में ओवरलैप नहीं करता। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल का जो ऑर्बिटल है ना, वो एटॉमिक फॉर्म में ओवरलैप नहीं करता। दो बातें हैं, पता है, जैसे अगर तुम बोलो वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो थोड़ा बहुत अंतर समझना। वाटर में हम क्या करते थे, 1s2 2s2 2p4। तो वाटर में क्या करते थे हम लोग, अगर तुम्हें थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग याद है तो हम बोलते थे ये सब आपस में मिक्सअप होते हैं, 2s 2px 2py 2pz सब मिक्स होते हैं, है ना, 2s 2px 2py 2pz सब मिक्स होते हैं, राइट। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में ये बोलते थे, केमिकल बॉन्डिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन में, याद है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है। और ये चारों स्पेस में टेट्राहेड्रली बढ़ जाता था, याद है। और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है ना, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे पहले सिंगली 4 भरते हैं और 2 को फुल्ली फिल्ड कर देते हैं। दिस इज वाटर। चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, सेम शेप होता है, साइज शेप सब सेम, एक लोब बड़ा एक छोटा, ओनली देयर स्पेशियल ओरिएंटेशंस आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब 2 हाइड्रोजन इधर से आता है और बॉन्ड बना लेता है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, उस हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम का फुल्ली फिल्ड, एम्प्टी, हाफ फिल्ड सब मिक्स हो सकता था। केमिकल बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडेशन पढ़ा है, उस हाइब्रिडाइजेशन में जो सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस शेल का फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, एम्प्टी सब मिक्सअप होता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल का एम्प्टी ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड नहीं। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो मैंने FeCN होल 6 में हाइब्रिडाइजेशन पता किया, VBT के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन पता कर रहे हैं, मान लो VBT के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे स्टेप्स क्या होगा, मैं लिखाऊंगा, लेकिन पहले डिफरेंस समझाता हूँ कि जो नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें आयरन +3 पे है, आयरन +3 पे इतना आता है, तुरंत लिखने के लिए लिख पाएंगे इतना। अब इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन 3d5 4s0 4p0 4d0। ये कैसे लिख दिया सबको समझ, 3d6 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा, एक यहाँ से गया। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे डब्बे के हिसाब से, 5 इलेक्ट्रॉन है सिंगली पहले भर दे, पहले कुछ ज्यादा नहीं सोचे, ठीक है बच्चे, पहले ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। अभी ज्यादा नहीं सोचेंगे, अभी फिलहाल ऐसे लिख दिया। अब बताओ, Fe इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। अब आपको यह सोचना है कि Fe+3 अगर साइनाइड के प्रेजेंस में है, फोकस हटना नहीं चाहिए, इधर ध्यान दीजिए, Fe+3 अगर साइनाइड के प्रेजेंस में है, तो हमने CFT में पढ़ा है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। जब साइनाइड 6 साइनाइड जब आयरन +3 को अप्रोच करेगा, और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई है आयरन का, 3D सीरीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो होता क्या है, इसकी स्प्लिटिंग होती है, हमने CFT में पढ़ा है। तो पहले 3 डब्बे 3 का 322G, फिर 2 डब्बे 3EG बोलो, फिर 4S, है ना, फिर 4P, एंड इधर 4D भी है, अभी देखते हैं 4D का जरूरत पड़ेगा तो वो भी यूज कर लेंगे, 4P 4D। अब मुझे ये बताओ कि इन द प्रेजेंस ऑफ cyanide 6 cyanide, when 6 cyanide octahedrally from the different axis approaches towards the ferric ion, what we can think of D5 अगेंस्ट हुन्स रूल। VBT बोलता है अगेंस्ट हुन्स रूल, अगर पॉसिबिलिटी है तो साइनाइड के इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन की वजह से ये अगेंस्ट हुन्स रूल पेयर अप हो जाएगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट लॉजिक CFT है,
लेकिन अभी भी जैसे जनरली क्या होता है, अब देखोगे एनसीईआरटी में पहले वीबीटी है, बाद में सीएफटी है। तो वीबीटी में ऐसा लाइन बोलते हैं कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है, अगर 6 लिगैंड आ रहा है तो उसको सेंट्रल मेटल एटम के 6 डब्बे खाली चाहिए। और अभी देखोगे तो डब्बे तो बहुत खाली हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है, कोशिश करता है कि उसको इनर डब्बे खाली मिले। वो कोशिश करता है उसको कौन से डब्बे खाली मिले, इनर डब्बे। तो वो अगेंस्ट होल्स रूल इसको पेयर अप कर देता है, इसको यहां भेज देता है, इसको यहां भेज देता है। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, पहले ही 3 डब्बे में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जबकि आपको सीएफटी में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है कि यहाँ स्प्लिटिंग हो गया, एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पहले T2G में जाएंगे। अब ये 2 डब्बे खाली हो गए, एक डब्बे ये खाली है, 3, 6 लिगैंड आ रहे हो तो उसको सेंट्रल एटम का 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। अगर 6 लिगैंड आ रहा है तो उसको सेंट्रल एटम का 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? और देखो ये 6 के 6 कैसे बटेंगे, ध्यान देना। ये 6 हैं, इसको हम लिखेंगे 3d(x²y², 3d(z²), 4s 4px, 4py, 4pz, ये सब आपस में मिक्स होंगे। ये कैसा दिखता है आपको पता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 लोब होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ऐसा होता है, बोलो। ये 4s तो ऐसा ही होगा, x y z ऐसा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ रहा है, 6 के 6 लिख दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब 6 लिगैंड आएगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो ये सारे ऑर्बिटल पहले तो एम्प्टी होगा। 3D में अगर उसको एम्प्टी मिल पाए तो जरूर ट्राई मारेगा एक बार, है ना। जैसे ये उसका खुद का घर है, ये फार्म हाउस जैसा, आउट हाउस जैसा है, तो पहले खुद के घर में जगह, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो पहले खुद के घर में, आउट हाउस नहीं भेज दिया, ऐसे वाली बात। तो ये साइनाइड काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो कोशिश करता है 3D का उसका 2 डब्बा मिल जाए उसको। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो वो ट्राई मारता रहेगा, नहीं होगा तो आउटर करेंगे, ऑप्शन नहीं है। अगर उसको इनर डब्बे खाली नहीं मिले तो आउटर में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 3D5 है, आपको पता है T2G 5EG खाली मिल जाएगा। अब ये पांचों डब्बे, जब साइनाइड आ रहा है, ध्यान से सुनना, जब साइनाइड आ रहा है तो फेरिक आयन ने ये काम किया, इनर डब्बे खाली किए, इन पांचों को अपने से जोड़ा अच्छे से, और पांचों को जोड़कर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D में इस तरह से बना दिए। मतलब अब इसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गई, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो गए और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, एक बहुत बड़ा लोब, एक बहुत छोटा लोब। लेकिन 6 ऑर्बिटल को स्पेस में कैसे सजाते हैं आपको पता है, 4 एक प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे, सब 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, होता है कि नहीं। अब क्या होगा बच्चे, 6 साइनाइड आएगा और अपना लोन पेयर यहां डाल देगा। वीवीटी ये बोल रहा है, समझ में आया। 6 साइनाइड आया, अपना लोन पेयर यहां डाल दिया, समझे, यहां डाल दिया, क्लियर है। ये है पूरा वीबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब वीबीटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का एम्प्टी ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाता है। कितने जाते हैं सेंट्रल सेंट्रल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल? एम्प्टी ऑर्बिटल भी सेंट्रल एटम के कौन से वाले, वैलेंस सेल एज वेल एज पेनेंटीमेट सेल। मतलब ऐसा है कि सिर्फ वैलेंस वाला नहीं, पेनेंटीमेट वाला भी जा सकता है। जबकि आज तक जितने भी हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है उसमें सिर्फ वैलेंस सेल होता था, पेनल्टीमेट नहीं होती थी। हाँ, ये अलग बात है कि केमिकल बॉन्डिंग वाले में वैलेंस सेल के एम्प्टी, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड सब जाते थे। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा ऑर्बिटल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, वैलेंस सेल का एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट मे बी इनर, और अगर वैलेंस सेल का इनर भी यूज हो गया तो हम बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। 3 यूज हो गया, 4 यूज हो रहा है और 3 यूज हो रहा है, सारे 4 वाले यूज होते तो आउटर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन, नीचे पेनेंटीमेट वाला यूज हो गया तो लो स्पिन, इनर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए यहाँ पे इनर आउटर का कंसेप्ट है।
और ये पूरा हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगा इसका, D2sp3। वाई D2sp3? इनर के 2D, आउटर का 4s और 4p, एक 4s का एक और 4p के 3। तो ये पूरा है। तो मैं देखो बैक टू बैक ये दोनों थ्योरी एक जगह पे क्यों पढ़ाया, वाटर का हाइब्रिडेशन क्यों अभी एक्सप्लेन किया वापस से। सेम ही है सर ऑलमोस्ट, क्या ही फर्क है दोनों में। ऑब्वियसली ऐसा स्टेटमेंट आ गया कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल ओनली पार्टिसिपेट। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम का सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल विल गो अंडरगो हाइब्रिडेशन। समझ में आ रहा है? वेयर एज इन केमिकल बॉन्डिंग नॉर्मल सेंट्रल मेटल एटम का वैलेंस शेल का फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, एम्प्टी सब जाएगा। समझ में आया? अच्छा एक चीज और बड़ा अच्छा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर साइड एटम दो हैं तो क्या दो ही ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ? नहीं, लोन पेयर वाले भी मिक्सअप हो गए, लेकिन यहाँ फिक्स है लिगैंड दो है तो सेंट्रल एटम के दो ही ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। जितने लिगैंड है उतने ही होते हैं। जितने लिगैंड है उतने भी, तो डिफरेंसेस पता होना चाहिए। इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते, यहाँ पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थ्योरी थोड़ा अलग डेवलप हुआ है, नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी थोड़ा अलग डेवलप हुआ है। इस वाले जो केमिकल बॉन्डिंग तुमने 11 पढ़ा उसमें कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडेशन नहीं पूछी गई आपसे, रेयरली पूछी गई। एक दो क्वेश्चन सिर्फ रेडॉक्स में तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा 11th में। ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 11th में निकाला होगा। और अगर वो नहीं आता तो अभी तो सीखना ही पड़ेगा सेंट्रल एटम का प्राइमरी वैलेंसी, अदरवाइज आप नेमिंग नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप उसका VBT CFT कुछ डिस्कस नहीं कर पाओगे अगर आपने सेंट्रल एटम के प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट में गलती कर दी तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझते हो। एट द सेम टाइम पैरेलली डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एक और मजेदार बात क्या है यहाँ पे देखो, अगर कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल है तो साइड एटम को देख के हाइब्रिडेशन नहीं बता सकते। साइड एटम दो है तो क्या sp है? नहीं, हमें सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाया है, सिग्मा, number of sigma bond by central atom as well as number of lone pair on central atom together will decide the hybridization of normal covalent molecules. But in coordination compound you can directly say what can be the hybridization, क्योंकि number of ligand count हो जाएगा, identity पता है, तो coordination number will give the hybridization, अलग से स्टेरिक नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा सेंट्रल एटम पे जो बचता है, मान लो बॉन्डिंग के बाद भी सेंट्रल एटम पे देखो लोन पेयर बच गए इनर सेल में, लेकिन वो हाइब्रिडेशन का पार्ट ही नहीं है, वो एटॉमिक में ही रहेंगे, हाइब्रिडेशन में सिर्फ यही गया है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडेशन बहुत अच्छे से समझता है ना, उसको लगेगा यार बहुत इजी है। तो बस एक छोटा सा बात याद कर लेंगे कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल का या पेनल्टीमेट सेल का एम्प्टी ऑर्बिटल ही मिक्स होंगे, और एम्प्टी ऑर्बिटल भी कौन से वाले, वैलेंस सेल का वैलेंस सेल का आउटर या इनर वाला, वो सारा मिक्स होंगे। कितने होंगे वो भी पता है, कितने लिगैंड्स होंगे। तो एक बार फिर से पूरा VBT समझाता हूं, ये बना कैसे होगा अकॉर्डिंग टू VBT, फॉर्मेशन ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू VBT। अगर 6 साइनाइड फेरिक आयन को अप्रोच करेगा तो जैसे जैसे साइनाइड आएगा फेरिक आयन के पास, फेरिक आयन अपना इनर 2 डब्बा खाली कर देगा अगेंस्ट हुंस रूल, क्योंकि उसका पॉसिबिलिटी है D5 है ना, पेयरिंग कर देगा अगेंस्ट हुंस रूल, पेयरिंग कर देगा, और उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन CFT है। तो वो चलो वो CFT के पहले का बात है, तो हम इस तरह से समझा रहे हैं कि देखो पेयरअप हो गया, सो इसका इधर जाना, इनर डब्बा खाली होना, 6 एम्प्टी डब्बों का आपस में जुड़ना, फिर हाइब्रिड फॉर्म में जाना, फिर इस तरह से स्पेस में बढ़ जाना, और इतना कांड हो गया तब साइनाइड आके बॉन्ड बना लिया। सब साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एट ए टाइम ये सब हो रहा है। जैसे जैसे साइनाइड अप्रोच कर रहा है अलग अलग एक्सिस से, ये इधर कांड होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब तक साइनाइड है तब तक सेंट्रल एटम ने अपने 6 डब्बे खाली करके हाइब्रिड बना के उसके सामने परोस दिया है सर, ठीक है, अपना लोन पे डाले थे। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड VBT ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? तो पॉइंट वाइज आगे क्या लिखने वाले हम लोग, सारे पॉइंट्स को फटाफट लिखते हैं। लिखो, पहले तो हमने ये लिख दिया ना, बॉन्ड कैसा माना गया, कोऑर्डिनेट टाइप, और किसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ हाइब्रिड एम्प्टी ऑफ सेंट्रल,
एंड लोन पेयर ऑफ लिगैंड, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड के बीच में। नेक्स्ट लिखिए, ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। शॉर्ट में बार बार ऐसे लिखा करो, है ना, ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ब्रैकेट में लिखोगे n-1d प्लस NsNp ऐसा, और NsNpNd ऐसे, है ना। जब ऐसा होगा तो हम यहीं पे लिख देते हैं इनर लो स्पिन। देखो n-1 वाला यूज हुआ है तो, और सब बाहर वाला यूज होता आउटर हाई स्पिन। ब्रैकेट के अंदर ही ये सब रहने दो। इन here only empty orbital of central metal atom or ion will intermix, है ना। कौन कौन सा एम्प्टी वहां पे थोड़ा ब्रैकेट में बता दिया, इनर डी, एनएस और एनपी, या फिर सारे आउटर वाले एनएस एनपी और एनडी, ठीक है। हियर ओनली empty orbital of central metal atom or ion will intermix together to form hybrid orbital, will intermix together to form hybrid orbital। फिर से रिपीट करूं, नहीं लिख पा रहे हो। हियर ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विल इंटरमिक्स टुगेदर। एम्प्टी ऑर्बिटल में भी कौन सा वाला, थोड़ा अच्छे से लिख दिया यहाँ पे, या तो ये या तो ये, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, number of empty orbital undergo hybridization, number of empty orbitals undergo hybridization, number of empty orbitals undergo hybridization, number of empty orbitals undergo hybridization is equal to number of ligands is equal to number of ligands, better to say number of coordination number, better to say ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्यादा सही है क्योंकि लिगैंड 3 है लेकिन 6 बॉन्ड बना सकता है, तो बेटर है हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, है ना। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ओनली एम्प्टी ऑर्बिटल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लिखो पहले, फिर आगे का पॉइंट्स लिखवाता हूं। एक तो एग्जांपल लिख के रखो फिलहाल के लिए। ओके, लिखिए आगे। एक ही जगह पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसमें ज्यादा थ्योरी में ऐसा लिखा नहीं है। सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, लेकिन एक टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है। ओए ओए शांत, निखिल, सिंपी को शांत कर तू। इधर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो एसपी, और यहाँ पे लीनियर सेफ वगैरह लिख के रख लो। हाँ ठीक है, दोबारा लिख ले। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो sp2, और ये ट्राइगोनल प्लेनर सेफ भी बना लेना बच्चे, ठीक है। 3 अलग अलग लिगैंड्स आएंगे, यह सेम आ सकता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 180, ट्राइगोनल प्लेनर 120, ये लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसमें 2 आ जाओ, एक DsP2 sp3। DsP2 कब होगा, देखो मोस्टली
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में होगा, राइट। इनर डब्बे कब खाली मिलेंगे? जब अगेंस्ट हुन्स रूल इनर डब्बे खाली कराने के पावर हो। इनर डब्बा n-1d खाली कब मिलेगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो? रफली एक आइडिया दो, बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो सकता है, या मतलब इन शॉर्ट इनर कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब स्प्लिटिंग लार्ज होगी। सीएफटी हमने पढ़ा है, स्प्लिटिंग लार्ज कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाई होगा। याद करो, इवन आपको याद है 4D 5D के लिए तो फील्ड ऑफ लिगैंड मैटर भी नहीं करता था, सेंट्रल मेटल एटम ही केपेबल था इनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। अच्छा, इस केस में एक रफली आइडिया दिया, इसके डिटेल में बाद में और बात करेंगे। ये कैसा होगा बच्चे? ट्राइगोनल प्लेनर, 4 लिगैंड एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। ट्राइगोनल प्लेनर बोलो, स्क्वायर प्लेनर क्या होगा? ये स्क्वायर प्लेनर, सारे 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। अच्छा, जो मान लो DSP2 नहीं लेकिन कोऑर्डिनेशन 4 है तो SP3 ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है ना। जनरली अगर वीक फील्ड लिगैंड है और अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तब तो, और इसको टेट्राहेड्रल ऐसे बनाना बच्चे, है ना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, ये दिखना चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल जैसा दिखना चाहिए। इसका नाम टेट्राहेड्रल, इसका नाम स्क्वायर प्लेनर, 90 डिग्री पे है। वहां 109, यहाँ 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल यहाँ कितना? 90 डिग्री, 180 डिग्री भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल कितना? अच्छा, बता सकते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 109 के कितने एंगल हैं? कभी बताया था? टेट्राहेड्रल में 109 के कितने एंगल? 6 होंगे ना। कितने? सर मॉलिक्यूलर बॉक्स नहीं है सर, वो लाना पड़ेगा, ठीक है, वो जाता हूँ किसी दिन में लेके आता हूँ। ये दिख रहा है? दिखा क्या है? कितने 109 के कितने हैं? 1 2 3 ऐसे 4 5 6। 109 के कितने एंगल हैं? ये है टेट्राहेड्रल। अच्छा, टेट्राहेड्रल में टोटल फेस कितने हैं? फेस 1 2 3 1 4। एज कितने हैं वो बाहर वाले फेस में? एक ऐसे फेस है ना, तो 1 2 3 हो गए, 6 एज हो गए। अच्छा, कभी अभी देखो जेई मेंस का सवाल है, देखिए कितना अच्छा कर पाते। मान लो ये मीथेन है, मीथेन में नंबर ऑफ प्लेन्स बताओ विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन मीथेन कभी बताया क्लास में क्या? मीथेन में ऐसे, क्वेश्चन में समझा देता हूं फिर से, मीथेन में ऐसे कितने प्लेन हैं, या इन मीथेन नंबर ऑफ प्लेन्स विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? 10। देखो, एक प्लेन जो ब्लू ब्लैक ब्लू से पास करता हो, 1 2 3 हो गए। 2 प्लेन देखो ना, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इस प्लेन पे होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन ये हाइड्रोजन एक प्लेन ये होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन ये हाइड्रोजन 3 प्लेन हो गए, ये हाइड्रोजन कार्बन 4 प्लेन, ये हाइड्रोजन कार्बन 5 प्लेन, ये दोनों हाइड्रोजन और कार्बन 6 प्लेन हो गए। अब 7वां प्लेन तो ये खुद फेस है, इस फेस पे ये तीनों हाइड्रोजन है, इस फेस पे तीनों हाइड्रोजन है, इधर है, तो 4 फेस तो ऐसे है ही ना। 10 ऐसे प्लेन है मीथेन में। तो देखो, एक सिर्फ मीथेन मॉलिक्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो बच्चे 2 लिख के रख लो, DSP3 एंड SP3D, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो इसमें भी 2 ही हैं, D2SP3। कब होगा D2SP3 और कब SP3D2? जनरली D2SP3, ठीक है।
तो इसका शेप तो ऑक्टाहेड्रल दोनों ही केस में होता है, इसको याद रखना है, चाहे इनर हो या आउटर हो ऑक्टाहेड्रल होता है ना। एक पेज का ही है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब वीबीटी ज्यादा है नहीं। बीबीटी इजी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा है ना, इसलिए थोड़ा इजी लगना चाहिए, है ना। क्या बोल रहे हो? आपके जितना हाइब्रिडाइजेशन किसी ने नहीं पढ़ा है। कितने क्लासेस दिए थे? बहुत क्लासेस दिए थे अपने हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्डिंग के 24 क्लासेस हुए, हाँ, उसमें 4 5 20 के आसपास। 5 या 6 तो हाइब्रिडाइजेशन में ही गए थे। ठीक है, स्टार्ट करें। एक चीज और, यहाँ पे एक टेबल बनाने हैं, उस पे काम करते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 2 मिनट लिखना है ना। इसमें लिख लेना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, एक ट्रायंगल बीच में बना, ठीक है। नहीं, उधर तो स्क्वायर बना ना, हाँ उस दोनों में एक स्क्वायर प्लेनर भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। स्क्वायर प्लेनर पे लिख क्या? नहीं आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हो क्या? नहीं, स्क्वायर प्लेनर बोल रहा हूँ, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिड। D2sp2 में, सॉरी DsP3 में, पहले तो ये समझो, ये वाला डायग्राम समझ में है कैसा है। DsP2 मतलब ऐसा, बीच में सेंट्रल एटम, इधर देख ले सब लोग, बीच में सेंट्रल एटम DsP2 में, और ये 4 लिगैंड, चारों अलग कलर का है। अच्छा, अगर 4 लिगैंड है तो एक और केस क्या था अभी बताया, टेट्राहेड्रल। एक और केस क्या है 4 लिगैंड के केस में? कोऑर्डिनेशन 4 के केस में 2 केस है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, सब लोग इधर देखो, लिखो मत, 3 ऐसे होगा, एक इधर और एक इधर, ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इनफैक्ट इसमें कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि एक केस ऐसा भी है, स्क्वायर पिरामिडल। इसमें DsP3 में देखो 4 लिगैंड इधर है, एक ऊपर, तो देखो तो बीच बीच में स्क्वायर बना, और कैसा पिरामिड बना, स्क्वायर पिरामिड बना कि नहीं, बोलो। और लास्ट वाला केस बड़ा आसान है बच्चे, एक इधर एक इधर, लास्ट वाले में 4 लिगैंड एक प्लेन पे 90 डिग्री पे, एक टॉप पे एक बॉटम पे, एंड दैट शेप इज कॉल्ड स्क्वायर बाइपिरामिडल, एंड वेरी नोन शेप इज ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो दोनों केस में स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा ना? हाँ, इनर आउटर कुछ भी हो, स्क्वायर बाइपिरामिडल ही होगा। स्क्वायर पिरामिडल होगा वो लेस स्टेबल होगा ट्रायंगल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, और वो केस ऐसे है भी नहीं आपके सिलेबस में, मतलब अगर DsP3 आ जाए या sp3d आ जाए तो आप स्क्वायर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही बोलो। Because of the presence of lone pair? नहीं, लोन पेयर यहाँ कहाँ है, लिगैंड्स ही है, यहाँ हर जगह लिगैंड्स है ना, यहाँ लोन पेयर कहीं नहीं है, ठीक है, लिखा ये। जनरली तुम्हें आइडिया लग रहा है कि इनर कब बना सकते हैं, CFT पढ़ने के बाद आइडिया लग रहा है इनर कब बना सकते हैं, कब बताओ, या फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ना। देखो एक टेबल और कर लेते हैं पहले, अगर मान लो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटॉमिक एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये टेबल अभी नहीं करेंगे, घर पे पूरा कर लेंगे। नेम ऑफ
empty atomic orbitals of central metal atom or ion undergo hybridization. ठीक है, सेप एग्जाम्पल और भी रख सकते थे, लेकिन ऐसे ही, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो सेंट्रल एटम का 2 ही ऑर्बिटल मिक्सअप होगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट NS और NPX मिक्स कर दो। NS और NPX अगर मिक्स हुआ बच्चे तो 2 हाइब्रिड इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, दोनों एम्प्टी है, जो मिक्स हुआ एम्प्टी है तो दोनों हाइब्रिड भी एम्प्टी होगा, और ये दोनों हाइब्रिड स्पेस में कैसे बढ़ जाएंगे? स्पेस में कैसे? लीनियरली। एक हाइब्रिड ऐसा हो गया, पहला वाला हाइब्रिड, और दूसरा हाइब्रिड भी इसी तरह से। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, ये 2 हाइब्रिड इस तरह से बढ़ गए तो फर्स्ट हाइब्रिड के एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगैंड अपना लोन पेयर डाल देगा, और सेकेंड हाइब्रिड के एम्प्टी ऑर्बिटल में ये लिगैंड अपना लोन पेयर डाल देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा ना, बोलो। तो इसका एग्जाम्पल में तुम ये सब रख सकते हो, AgCN2 माइनस AgNH3 प्लस। ये दोनों में सिल्वर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में सिल्वर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp। सर एक वो भी था AgS2O3 माइनस S2O3 होल ट्वाइस 3 माइनस H2 S2O3 AgS2O3 Thiosulfate। total 3 minus. ठीक है, कई क्वेश्चन पेपर में आता होगा। क्या Ag S2O3 S2O3 क्या ब्रैकेट में 2 ना हाँ और 3 माइनस, ऐसा? हाँ तो ये भी sp ही होगा, हाँ नो डाउट। 2 लिगैंड है तो sp होगा, सिंपल। ओके, तो ये टेबल अभी हम किसके लिए बनाएंगे? क्वाड्रेशन 3, 4, 5, 6 सबके लिए। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछूं मैं एक सिंपल क्वेश्चन, DsP2 में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? DsP2 में कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हमने बोला ना 2 केस है। जैसे आपको याद होगा sp3d जो केमिकल बॉन्डिंग का सवाल था, sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? dz2। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे पूछा जाए PCl5 में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? PCl5 भी sp3d है, PCl5 sp3d है, तो वहां कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है? dz2। तो उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि DsP2 में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ रहा है? तो ये टेबल ना थोड़ा सा डबल ऐसे करके बनाओ, 2 पेज एक साथ रख के, ऐसे, है ना? एक में आ जाएगा, तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, नहीं एक ऊपर नहीं आता है ना? क्योंकि देखो इसमें एडजस्ट किया है यहाँ पे ऑर्बिटल का, और वहीं पे ये भी बना के दिखाया है कि 2 एम्प्टी ऑर्बिटल से 2 हाइब्रिड बने। इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा हाइब्रिड का? sp दोनों हाइब्रिड स्पेस में कैसे बटेगा? लीनियरली। दोनों हाइब्रिड जो एम्प्टी है उसमें लोन लिगैंड ने अपना लोन पे डाल दिया, तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? मतलब आज के बाद अगर ऐसा दिखे तो ये समझना कि सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगैंड ने अपना लोन पे डाल दिया। क्लियर है? ओके, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। क्या क्या हो जाएगा? 3 NS NPX NPY NPY 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखा दो। ये तीनों मिक्स होगा तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे? 3। और 3 हाइब्रिड को स्पेस में इस तरह से रखेंगे, है ना? देखो अब इस एम्प्टी में लिगैंड अपना लोन पेयर, फिर इधर और इधर, है ना? तो इसमें देखो ये सब में जनरली दिक्कत नहीं होता, और ऐसा क्वेश्चन पूछते भी नहीं कि ये बताओ कि sp2 में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। sp2 लिख दिया है तो एक s और 2 p तो दिख रहा है,
बोलो, इसमें नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि sp2 में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। sp2 में फिक्स्ड है, कौन है, एक s px py। मैं बताऊं यहां बदल सकते हो, px pz भी हो सकता है, py px भी हो सकता है, एंड py pz भी हो सकता है, ये थोड़ा बदल सकते हो, समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्या था, इसी में लिखते हैं आगे। एग्जांपल एग्जाम्पल में ज्यादा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग, HgI3 माइनस, ठीक है। मैंने क्या बोला, वर्नर ने जितना रिसर्च किया है और जो मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये होमवर्क दिया था, अभी भी पेंडिंग है, मुझे पता है। याद है होमवर्क क्या था, कौन से कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए किस मेटल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। या तो था वो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोऑर्डिनेशन 4 और 6 दिखता है, आप अगर रिसर्च करोगे तो। क्या या तो नहीं, ये D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सर आपने बोला ना। प्राइमरी वैलेंस से सेकेंडरी वैलेंस नहीं, ऐसा होमवर्क नहीं था, मतलब वर्नर थ्योरी में तो ये होमवर्क दिया था। नहीं, होमवर्क ऐसा था कि जैसे आयरन +2 है तो उसकी क्या क्या सेकेंडरी वैलेंसी हो सकती है, या तो 6 या 4, ऐसा और हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती हाँ है। बराबर। वही तो रिसर्च का पार्ट है ना, इस पे पांच भी हो सकते हैं। पांच भी हो सकते हैं ना। न्यूट्रल आयरन एफिसी ऑफ आयरन। +2 रहते हुए जनरली 4 या 6, हाँ न्यूट्रल आयरन। हाँ न्यूट्रल आयरन में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बच्चे, सॉरी यहाँ क्या लिखा था, फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ही ना, हाँ तो और इधर सेकंड में भी 4 एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। हाँ। अच्छा, इसमें हमने कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन लिखा था क्या, हाइब्रिडाइजेशन एक कॉलम में होना चाहिए, एक कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन होना वो इसके चाहिए। नीचे लिख लेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स के नीचे। हाँ, यहाँ जैसे 4 लिख रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे कर नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल 4 और उसमें लिख दो DsP2। पहले ये डिस्कस कर देता हूँ। तो सेंट्रल एटम का कौन कौन सा आएगा, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, n-1 dx²y²। देखो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि DsP2 में कौन सा वाला D, ठीक है। और ये तो फिक्स हो गया NS, सर जेड स्क्वायर क्यों नहीं? हाँ बताता हूं, NS NPX, निखिल बातें नहीं, NPY। देखो ये कैसा ऑर्बिटल है, XY प्लेन में है, चारों लोब XY प्लेन में है, S का तो चलो कोई प्लेन नहीं होता, ये PX और ये PY। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अच्छा जैसा मैंने माना है, इसको y एक्सिस माना है और इसको x एक्सिस, तो ये px लिख दो और ये py लिख दो, समझे, py। देखो क्या होता है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक प्लेन में रहना है, तो उसी प्लेन वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाता है। तो देखो ये xy प्लेन में है, इसका तो चलो कोई प्लेन नहीं है, लेकिन ये px और py सब एक प्लेन में आ गया, समझ में आया। तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो चारों ऐसा दिखेगा, लेकिन आप उसको स्पेस में कैसे सजाओगे बच्चे, टेट्राहेड्रली नहीं सजाओगे, कैसे सजाओगे, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है। जब भी आपको बोला जाए कि DsP2 है तो कौन कौन सा सेंट्रल मेटल एटम और आयन का कौन सा ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा, एक और इंपॉर्टेंट, इनर डी जा रहा है, दिख रहा है, आउटर वाला नहीं है, इनर डी, समझे, इनर डी, आउटर NS NPX NPY, सब XY प्लेन वाला ऑर्बिटल है, इतना याद करके रख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूं, PtCl6 -2, सॉरी Cl4 -2, PtCN4 -2, NiCN4 -2। पहले तो इतना ही लिख के रखो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने का। बेसिकली जब प्लेटिनम +2 इज केपेबल इन केस ऑफ क्लोराइड ऑल्सो, क्योंकि ये 5D है ना,
5D के केस में वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो इनर बन सकता है, बताया था ना? हाँ बताया था। ठीक है। अच्छा इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाता है sp3, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है, सब आउटर वाला ns npx ये नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है बच्चे, ये नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। अगर कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 है तो कौन कौन सा, कोऑर्डिनेशन 4 के दो केस हैं, dsp2 एंड sp3। dsp2 में मैंने इधर लिख दिया, इसको रट्टा मारना है नहीं हो। इसमें s px py pz ये सब अगर मिक्स होगा तो कितने हाइब्रिड बनेंगे, अगेन 4, लेकिन चारों हाइब्रिड यहाँ पे किस तरह से बढ़ जाएगा, टेट्राहेड्रली, नॉट लाइक दैट, टेट्राहेड्रली। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है ना? CuCl4 है ना -3, ZnCl4 -2, ZnCN4 -2 लिख के रखो फिलहाल के लिए। कैसे आता है बाद में तो रियल टाइम में उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। बाद में कैसा क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ये रहेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि ये DsP2 है sp3। फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा 10 कॉम्प्लेक्स भी रह सकता है क्वेश्चन में, और रियल टाइम में डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सबकी कोऑर्डिनेशन 4 है तो 50% चांस है DsP2 और 50% sp3। कंसेप्ट पता है तो तुरंत बता दोगे। अभी तुम्हें जो डाउट आ रहा है दिमाग में मैं समझ सकता हूँ। मेरे को आंसर ही मिल गया उसका। ठीक है, तुम्हें भी वही डाउट आ रहा है, मैं समझ गया। नहीं, यहाँ जिंक लिया है, जिंक में Cl के केस में भी आउटर बनाया, Cn के केस में भी आउटर बनाया, क्योंकि Zn+2 3d10 होता है, तो इनर वाला D खाली मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, इनर D खाली मिलेगा ही नहीं। समझ में आया? तो वो डाउट हो रहा था मुझे लग रहा है उसको, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी वहां पे दो इस तरह से दिए कि स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों ही दे दिए। ठीक है, डन। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो एक D2sp3 बोल सकते हो, और एक, अब मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाता, दो बातें बोल सकते हैं। अगर ऐसा है बच्चे तो n-1d z² ns npy npz, और अगर sp3d है तो भी यही रहेगा, बस आउटर वाला z² लेना है और कुछ नहीं। np यहाँ पे x भी रखो, देखो तो क्या बदल गया इसमें, अगर कोऑर्डिनेशन 4 है तो, 4 में d कोऑर्डिनेशन 5 है तो क्या बदल गया, x पे y की जगह z स्क्वायर आ रहा है। sp3d में सॉरी dsp3 में इनर dz² और sp3d में आउटर d। समझे? यहाँ पे ऐसा ऑर्बिटल है, देखो ऐसा इनर वाला, फिर ns npy npx npz, दिख रहा है जी? क्या अंतर है बताओ? अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp3 है तो इनर d, और इनर कौन सा d, z², और क्या फिर आउटर में कौन कौन सा, 4 ही आउटर वाले हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो सब आउटर वाले, देखो दिख रहा है, सब आउटर वाले, देखो दिखा? जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है थोड़ा। एग्जाम्पल जगह छोड़ दो, देख के लिखेंगे बाद में, है ना? मॉड्यूल में है दिया हुआ अपना, इधर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक बार टेबल देख के लिख लेंगे, ठीक है? हाँ, इधर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें फिर मैं हाइब्रिड बना के नहीं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? dsp3 स्क्वायर पिरामिड 5 हाइब्रिड बनेगा तो एक ऊपर एक नीचे और 3 इक्विलेटरल, याद है? एक्सियल में 2 और 3 इक्विलेटरल, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा सिंपली बता सकते हो इन दोनों में फर्क क्या होगा? थोड़ा सा ज्योमेट्री तो दोनों का एग्जैक्टली सेम है, ट्राइगोनल
इन दोनों का ज्योमेट्री एग्जैक्टली सेम है, ट्राइगोनल। नहीं ना सर, हाँ, कुछ नहीं मेंशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक को स्क्वायर पिरामिडल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का सेम। मैंने बोला वो केस होता है रेयरेस्ट, डिस्कस नहीं करना है वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बस सिंपली एक चीज बताओ, दोनों में अंतर क्या है, ये बात समझ में है? इनर का भी वही डी ले रहे हैं जो आउटर का है, डी जेड स्क्वायर n-1, और यहां भी। तो क्या फर्क है इन दोनों के? ज्योमेट्री भी एग्जैक्टली सेम है, ट्राइगोनल बाई, हाँ बिल्कुल। इसका जो लोब्स दिखाओगे ना बच्चे, एक्सियल इक्वेटोरियल सब थोड़ा छोटा छोटा दिखाना है, और इसका चूंकि आउटर डी थोड़ा बड़ा होता है ना, ये आउटर डी जेड स्क्वायर थोड़ा बड़े शेप का होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बड़े शेप का होगा, बड़े साइज का, शेप तो एक ही जैसे। दिख रहा है अंतर क्या है? इसीलिए बोला जाता है, पता है, इनर कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगा। कोई पूछे इनर आउटर में कौन स्टेबल है ज्यादा? क्योंकि इनर कॉम्प्लेक्सेस में लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का डिस्टेंस कम होता है। क्लियर है? यहां पर भी देखो, अगर D2sp3 है और sp3d2 है तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे n-1d z स्क्वायर, n-1d x स्क्वायर y स्क्वायर। आपको पता है CFT में पढ़ा था, इनर का कौन सा दो डब्बा खाली होता है जनरली ऑक्टाहेड्रल में? T2G EG सेट, और EG सेट में एक्सियल वाला आता है, तो एक्सियल और इधर क्या NS NPX NPY दिख रहा है। और पता है अगर sp3d2 है तो क्या लिख देंगे? NS NPX NPY NPZ, यहां पे NPZ लिखो, सॉरी, और यहां पे क्या NDX स्क्वायर y स्क्वायर NDZ स्क्वायर। तो मैं बता दूं कि D2sp3 हो या sp3d2 हो, जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो तो सेम ही है, एक्सियल वाला दिख रहा है, बस फर्क है इनर एक्सियल आउटर एक्सियल। अच्छा, इन दोनों का भी क्या अंतर होगा? हाँ, ऑक्टाहेड्रल 4 ऑर्बिटल इस तरह से होगा बच्चे, स्क्वायर बाइपिरामिडल। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 4 ऑर्बिटल, बस थोड़ा सा आपको, चूंकि आउटर वाला ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा। बोलो, डर गया तो ठीक है। एनर्जी भी कम हो सकती है, मतलब स्टेबिलिटी देखा जाए तो इनर कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी, क्योंकि उस केस में मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा तो नहीं है बिना समझे लिख रहे हो, फिर से मैं समझा सकता हूँ। क्वाड्रेशन 5 में भी दो केस है, DsP3 sp3d। इन केस में भी d कौन सा? dz स्क्वायर। फर्क क्या है? एक n-1 dz स्क्वायर, एक, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना बच्चे कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि DsP2 नया सीखा है, तो हाइब्रिडेशन DsP2 है तो कौन सा d? x स्क्वायर। DsP2 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा d? x स्क्वायर। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा d? एक्सियल वाला दोनों, एक्सियल वाला दोनों। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाले में कौन सा d? dz स्क्वायर। बस फर्क क्या है? इनर आउटर का। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो मैं अब कुछ डिस्कशन करता हूं। डिस्कस करना शुरू करें बच्चे? चलो, आपको बताना है इस कॉम्प्लेक्स का पूरा ऑपरेशन करना है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का बीबीटी बताना है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि ये कॉम्प्लेक्स इनर है, आउटर है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा, मैं इसमें बोलूं कि बताओ ये ऑक्टाहेड्रल है, तो तुम बोलोगे सर नॉनसेंस, ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए। क्वाड्रेशन 4 है सर, आप ऑक्टाहेड्रल कैसे बोल सकते हो? आप दो ऑप्शन दीजिए सर बस, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। मेरी बात समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी। shape, hybridization, magnetic moment, everything you have to discuss, okay?
करें? देखो पहला क्वेश्चन है VBT का, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बाद में तो इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी जरूरत नहीं है, आंसर आ जाता है। ध्यान देना, सबसे पहले बताओ, जब भी ऐसा है निकेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले तो निकेल का लिखो। सेंट्रल एटम निकेल है तो निकेल का लिख दो, आर्गन 3d8 4s2। डिस्टेंस वाइज लिखना बच्चे, 4p0 4d0। मैंने फिर बोला डी रखना है आउटर वाला, ठीक है? डिस्टेंस वाइज लिखो, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा बताओ यहाँ निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। सबको समझ में आ रहा है? कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड है तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 5 डब्बे में, पहले ये सीख लेते हैं। 5 सिंगली और 3 पेयर्ड अप हो जाएगा, 4s2, 4p खाली पड़ा हुआ है, 4d भी खाली पड़ा हुआ है। नाउ यू टेल मी Ni in presence of CO, in presence of 4CO, in presence of CO लिखो, चलो 4 तो है ही ऊपर। क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड है CFT के हिसाब से? पता है CO इतना स्ट्रॉन्ग है, सब लोग ध्यान देना, CO इतना स्ट्रॉन्ग है, ध्यान दे, कि जब निकेल को 4 CO कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोच करेगा तो निकेल को फोर्सफुली 4s के इलेक्ट्रॉन को भी यहां भेजना पड़ेगा। आपके पास थ्योरी में 2 ही ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन 4 को लेके, कौन कौन सा? या तो DsP2, हमारे पास क्या ऑप्शन है पहले बताओ, DsP2 या sp3। एनी हाउ हमें s तो खाली चाहिए ही चाहिए, और s में यह इलेक्ट्रॉन है, काम तो बनेगा नहीं। एनी हाउ हमें s खाली चाहिए और s में इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो s तो खाली ही चाहिए ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ CO होता क्या है पता है? आर्गन तो रहता है लेकिन D10 हो जाता है, 3d10। 4s का इलेक्ट्रॉन को भी हम 3d में भेज देते, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां भेज दिया और इसको यहां भेज दिया, दिखा? अब देख 4s खाली हो गया, 4p खाली है और 4d भी खाली है। लेकिन 4d का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 4 लिगैंड आ रहा है तो हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4s एंड 4p। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसका? अरे 4 ही लिगैंड आ रहे हैं ना, तो हमें 4 इनर डी चाहिए बस, सॉरी 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। इनर वाला एम्प्टी मिला क्या? इनर वाला एम्प्टी मिला क्या? नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स में पहला बात क्या लिख दोगे? sp3, दूसरा टेट्राहेड्रल, चौथा तीसरा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, चौथा मैग्नेटिक मोमेंट 0, पांचवा लो स्पिन बोलो। देखो है आउटर फिर भी स्पिन लो बोलो। मैं वही तो समझा रहा हूं ना कि तरीके से वो हो सकता था, लेकिन एनी हाउ पॉसिबिलिटी ही नहीं। एनी हाउ देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड था तभी तो 4s के इलेक्ट्रॉन को यहां भेज पाया। तो फिर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड को नहीं, जनरली मैंने ऐसा बोला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो तो इनर बन सकता है। जैसे जिंक वाला एग्जांपल जो चल रहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड है फिर भी इनर कहां बन पाया? CN के केस में भी sp3 बना, क्योंकि तू वहां समझ गया था D10 है। यहां भी वही बात समझना होगा कि एनी हाउ पॉसिबिलिटी नहीं है इनर डी खाली करने का। समझ में आया? ये तो मान के चलिए आ ही रहा बोर्ड एग्जाम में, ये कॉम्प्लेक्स आता है, हर साल आता है। एकदम ये पालतू क्वेश्चन है, पालतू मॉलिक्यूल है, ऐसे समझो। 4s के इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में डालना ज्यादा एनर्जेटिक है, 4s से 4d में डालना ज्यादा एनर्जेटिक? जनरली इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल बोलो। जैसे इसका n+l वैल्यू कितना है? 4 है ना? 5 5 और इसका 4 है, 4 इसका 4 और इसका n+l वैल्यू 6 है। 4d का n+l वैल्यू कितना है? लो स्पिन कैसे हो रहा है? मैं इसलिए लो स्पिन के अनपेड बचा नहीं, इनर बना है। स्पिन किसके बेसिस पे? देखो अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनता तो कम से कम 2 अनपेड तो बचता। तो ये इनर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स तो आउटर है, कॉम्प्लेक्स आउटर है लेकिन स्पिन लो है। स्पिन लो है। ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा भी मस्ट नहीं है कि इनर कॉम्प्लेक्स है तो लो स्पिन और आउटर है तभी हाई स्पिन। हमें स्पिन के लिए देखना पड़ेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, समझ गए? और इनर आउटर के लिए अगर इनर डी यूज हुआ तो इनर, आउटर डी यूज हुआ तो आउटर।
मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया कि इनर डी यूज हुआ तो लो स्पिन होगा और आउटर डी यूज हुआ तो हाई स्पिन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इसकी ऑपरेशन करो NiCl4 -2, NiCl4 -2 DSP2 I hope so SP3 ठीक है, करे बात। मैं बताऊं, मेरा ऐसा कोई ये नहीं है जो तुम बोल रहे हो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ना लगेगा कि सर क्या ही टॉपिक है थोड़ा इस वाले पार्ट में, लेकिन आप देखो VBT में क्या लिखा है मैं बताऊं। लिमिटेशन ऑफ VBT में एनसीईआरटी में लिखा है इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। अज्यूम ही करके चलो सब। पहला ही क्या लिख दिया है, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एजम्पशंस, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है VBT का लिमिटेशन बताइए, है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। CFT से कलर पता चलता है, इससे नहीं पता चलता। इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन फोर्स। गेस ही करना पड़ता है या फिर रिजल्ट देख के याद करना पड़ता है कि हाँ ये sp3 है और ये DsP2 है। समझ में आ रहा है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मतलब VBT का ये सब लिमिटेशन है बच्चे, लेकिन चलो यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, निकेल +2 पे है, निकेल +2 पे है तो आर्गन और सिर्फ 3D8 है, 4s0 4p0 4d0। अब मुझे बस ये बताओ, अगर क्लोराइड 4 लिगैंड अप्रोच करता है तो क्लोराइड का क्या ऐसा औकात है कि डी के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे? नहीं। क्लोराइड मैंने बोला था सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में डोनर एटम ऑक्सीजन वाला होता है जी। देखो D8 है, 4s 4p खाली है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ये यहां नहीं जाएगा, अगर यहां जाता तो एक डी खाली हो जाता। 3D8 में एक इनर डब्बा खाली करने का ऑप्शन है अभी भी, लेकिन ये यहां नहीं जाएगा क्योंकि क्लोराइड की औकात नहीं है। 3D सीरीज के केस में दो बातें बोली है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बहुत हाई है तब कभी कभी वीक फील्ड लिगैंड भी पेयरिंग करा देता है। +3 मान सकते हैं बिल्कुल। मैं फिर बोल रहा हूं 3D सीरीज में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है तो कभी कभी वीक फील्ड लिगैंड वाला पेयरिंग करा सकता है, लेकिन उस केस में भी हेलाइड हार मान जाता है, हेलाइड नहीं करा पाता। वाटर वगैरह करा देता है, अमोनिया वगैरह करा देता है। तो यहां पे बच्चे इसी से काम चलाना पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ये चारों डब्बे मिक्स होंगे, 4 हाइब्रिड बनेंगे और उन चारों हाइब्रिड में क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डाल देगा। आइडिया लगा? तो बताओ इसका क्या हो गया हाइब्रिडेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अच्छा यहीं पे हाइब्रिडेशन में ही लिख देता हूं टेट्राहेड्रल, चलेगा। मैग्नेटिक मोमेंट √2 है ना। पैरा 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 मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। 4-5 बातें VBT के हिसाब से बता दो। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके लिए NiCN4 -2। सर ये आउटर कॉम्प्लेक्स है स्पिन के केस में। हाँ ये आउटर और हाई स्पिन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आउटर भी बोलो हाई स्पिन भी बोलो, है ना। आउटर हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनपेयर्ड पहले 2 था और 2 मेंटेन है। देखो एक चीज समझना सुलगना, अगेंस्ट हुंस रूल पेयरिंग हो जाए तो लो स्पिन बोल सकते हैं। अगेंस्ट पेयरिंग हो जाए तो लो स्पिन बोल सकते हैं, अदरवाइज हाई स्पिन ही बोलना चाहिए, है ना। सर प्लीज बोलो ये DsP2 है। ये है, ये DsP2 निकलेट है, सायनो निकलेट। ओके। सो इसमें देखो निकेल कितने पे है,
निकेल +2 पे बच्चे, फिर से क्या 3d8 4s0 4p0 4d0। लेकिन मुझे बताओ निकेल +2 इन प्रेजेंस ऑफ Cn- क्या लिखोगे बच्चे? पेयरिंग हो जाएगी। पता है जो 3d8 है ना, उसके सारे इलेक्ट्रॉन को 4 डब्बे में ही डाल दो, एक डब्बा खाली कर लो इनर वाला। जो 3d8 था, मैं बताऊं इंटरेस्टिंग है, अगर आज इस पे मेहनत करके कमांड कर लिया तो काम हो गया बेटी। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है 4 मार्क्स, और बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। बोर्ड में ऐसे 4-5 बातें लिखने आता है 2 कॉम्प्लेक्स का, 5 मार्क्स। देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल निकेल होता आइसोलेटेड तो 5 डब्बा में पहले सिंगल ही भरते फिर पेयरिंग करते, लेकिन निकेल 3d8 जरूर है लेकिन 4 लिगैंड अप्रोच कर रहा है, तो होगा क्या, साइनाइड इसको फोर्स करेगा इसको यहां जाने के लिए, बोलेगा इनर डब्बा खाली करो। तो इनर डब्बा क्या 3d, कौन सा इनर डब्बा? अभी यही सिखाया था x² y²। 4s तो है ही, 4p भी है। अब देखो p का तीनों डब्बा यूज नहीं होगा, एक इनर d, एक 4s और 4px। ये 4s 4px एंड 4py ही यूज होगा, 4pz यूज नहीं होगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। और यहाँ पे 5d का भी जो 5 डब्बे हैं 4d का, वो भी पड़ा रहेगा। तो इनर के कौन कौन से डब्बे यूज हो गए? d पहला, फिर s और p के 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गए? dsp2। पहला पॉइंट समझ में आया? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डाईमैग्नेटिक इनर, क्योंकि इनर यूज हुआ है, लो स्पिन, क्योंकि अगेंस्ट वुन्स रूल अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप किया गया, तो लो स्पिन भी बोलना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया? तो देखो होमवर्क क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कम से कम 50 कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से बातें लिखना है, और नॉट ओनली दिस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी 50। चलो इसके मैं 20 कर देता हूं, कम कर दे। अरे बाप रे सर, बहुत हेल्प हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एनसीईआरटी में अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का कॉम्प्लेक्स है, वो आपके टेबल में होना ही चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन आना चाहिए आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, 4 का 20 करना है क्या? ठीक है? क्वेश्चन समझा क्या है? देखो 6 वाला भी प्रैक्टिस नहीं करा है, नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे पहले प्रैक्टिस करा दूंगा, और फिर हम लोग आइसोमेरिज्म, ठीक है? एंड देन टॉपिक कंप्लीट।